ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था वो यहाँ तक हमने कर लिया था। हम बेसिकली देख रहे हैं प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस क्या है और हमने इसमें देखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखना है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस में आपका से मतलब क्या है कि आप किस तरह से एक प्रोग्राम या एक कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोड लिखने से पहले आपको दो चीज़ों का आइडिया हो जाना चाहिए, या आपको दो टर्म्स, अपनी टर्मिनोलॉजीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने रिटर्न को आपने एक प्रॉपर लैंग्वेज में कोड करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द एल्गोरिथम्स एंड यू मस्ट नो अबाउट द फ्लो चार्ट्स। ठीक है, आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आप एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप फ्लो चार्ट लिखेंगे। ठीक है, एक बेसिक एक जो आप लैंग्वेज आप फॉर एग्जांपल सी या C++ में कोडिंग कर रहे हैं तो आप 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यू विल बी हैविंग द सीक्वेंस, you will be having the selection, and you will be having the repetition in a single code or a program। ठीक है, तो ये आपके पास था कि आपने किस तरह से एक प्रोग्राम को लिखना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एल्गोरिथम। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं उसमें आपके पास एक एल्गोरिथम आता है, दूसरा आपके पास आ रहा है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है फ्लो चार्ट बेसिकली एल्गोरिथम पहले सबसे पहले क्या है कि कलेक्शन ऑफ द स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस गिवन बाय द यूजर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि आपके पास इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई एक कोडिंग है, मतलब आपके पास कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट बेसिक हम ये कह सकते हैं कि आपने कोई मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाना है। ठीक है, आपको टास्क ये मिला गया है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, आपने एक कोड लिखना है जिसमें आपने एक टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने बनाना है। फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ 2 आपने बनाना है। ठीक है, तो आप उसके लिए पहले एल्गोरिथम लिखेंगे। आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने टेबल ऑफ 2 बनाना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने वो टेबल किस तरह से आप बनाएंगे, जो स्टेप्स आप लिख रहे होंगे वो बेसिकली आपका एल्गोरिथम होगा। दीज रिप्रेजेंट्स द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम एंड हेंस प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, मतलब ये जो स्टेप्स होंगे ये आपकी प्रॉब्लम की लॉजिक को बता रहे होते हैं और आपके डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करने में आपकी मदद कर रहे होते हैं। द स्टेप्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एल्गोरिथम्स आर, मतलब जब भी आप एक एल्गोरिथम लिख रहे होंगे तो आपने जिन स्टेप्स का ख्याल रखना है वो बेसिकली क्या है, डिफाइन और एनालाइज द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्लान द कंप्यूटर सोल्यूशन, राइट द प्रोग्राम कोड, टेस्टिंग एंड डिबगिंग है एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ये एल्गोरिथम्स के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। एल्गोरिथम को हम सूडो कोड भी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिफाइन और एनालाइज द प्रॉब्लम, मतलब आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि अभी आपको जो प्रॉब्लम है जिस पे आप काम करने जा रहे हो वो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपने टेबल ऑफ 2 डिजाइन करना है, तो वो आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम बन जाता है। आपने पहले उसको डिफाइन करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है। आपके पास जो कोडिंग होती है वो बहुत हाई लेवल की भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है या आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद आपने उसके बाद सॉल्व करना है अपने प्रॉब्लम को। ठीक है, अच्छा सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने वो स्टेप्स बताना है या आपने कुछ सोल्यूशन देना है कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने एक टेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम है। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है मतलब आपको यहाँ पे ये आइडिया हो जाता है कि आपकी इनपुट क्या होगी। ठीक है, आपकी लॉजिक क्या होगी आपकी कोड की, प्लस आपका आउटपुट वेरिएबल क्या होंगे, ये आउटपुट वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी। ठीक है, जो आपके पास जो सेकंड स्टेप है सॉल्व द प्रॉब्लम, उसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ योर कोड और व्हाट इज द लॉजिक दैट यू कैन यूज टू सॉल्व द स्टेप नंबर 1 और द प्रॉब्लम दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। ठीक है, उसकी लॉजिक आ जाएगी, उसमें आउटपुट वैल्यूज कौन कौन सी है वो आ जाएंगी और आउटपुट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एंड देन देयर इज दी आपने डिफाइन और एनालाइज कर दिया एक प्रॉब्लम को, देन देयर इज दी सॉल्व प्रॉब्लम, आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिए। जो नेक्स्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये नॉट रिस्पॉन्डिंग है, मतलब थोड़ी स्क्रीन आपके पास हैंग हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज दी
सॉल्व दैट इज दी प्लान द कंप्यूटर सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने बेसिकली फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। मतलब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, आपने उसका सोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम में आपने आउटपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने लॉजिक भी बता दी, अब आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है। कंप्यूटर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने उसको एक डायग्राम की फॉर्म में लेके आना है, या आपने जो लॉजिक आपने बताई थी स्टेप नंबर 2 में उसको एक आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में, उसको आपने सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स की फॉर्म में लेके आना होता है, या आपके पास फ्लो चार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन राइट द प्रोग्राम, ठीक है। जब आपके पास लॉजिक आ जाती है, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आ जाते हैं, फिर आप उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप उसका बेसिकली कोड लिखते हैं, ठीक है। आप उसका कोड बेसिकली लिख रहे होते हैं, मतलब आप उसका आप उसका किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। फिर आप उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करेंगे। टेस्टिंग और डिबगिंग का मतलब क्या है कि आप उस जो आपने कोड लिखा है, आप उसको बेसिकली आपने जो अभी कोड लिखा है राइट द प्रोग्राम कोड, वो बेसिकली आप एक पेज के ऊपर लिखेंगे। आप किसी लैंग्वेज आप किसी फॉर एग्जांपल आप विजुअल C++ में वो कोड नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एक पेज के ऊपर वो कोड लिखेंगे। फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग का मतलब क्या है कि आप उसको जो आपने पेज पे कोड लिखा हुआ है, आप उसको डिफरेंट वैल्यूज पास करके चेक करेंगे कि इधर आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर तो नहीं मिल रही तो आप बेसिकली उसको दोबारा से उसका लॉजिक चेंज करेंगे, आप उसको कंप्यूटर सोल्यूशन चेंज करेंगे, मतलब आप उसको फ्लो चार्ट में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे, दोबारा से उसको कोड आप ठीक करेंगे और आप उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करेंगे, ठीक है। देन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है कि जब आपका प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप उसमें जो आपने कोड लिखा हुआ था उसमें उसके आप आगे कमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं, वो आप मतलब आप उसको प्रॉपर इस तरह से उसको आप इस तरह की फॉर्म में लेके आ जाते हैं कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। जब वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा उसके बाद आप उस इंस्ट्रक्शन वो जितनी भी आपके पास कोडिंग थी या इंस्ट्रक्शंस थी उसको आप उठाते हैं और आप उसको एक कंप्लीट लैंग्वेज की फॉर्म में लेके आते हैं। मैं इसको रिपीट करती हूँ, जब भी आप इसके एल्गोरिथम लिखते हैं उसके आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है, डिफाइन और एनालाइज दी प्रॉब्लम, ठीक है। आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आपने उसका कोई ना कोई लॉजिक देनी है, आउटपुट वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसका कोई कंप्यूटर सोल्यूशन देना है, मतलब आप उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसका आप कोड लिखेंगे पेज के ऊपर, उसकी आप डिबगिंग करेंगे कि मतलब उसमें कोई एरर है तो आप उसको दोबारा से कोड को ठीक करेंगे और आप दोबारा से उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करेंगे। फिर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप हर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने पेज के ऊपर लिखी हुई है उसके बाद आप कोई ना कोई कमेंट्स ऐड करेंगे ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। फिर आप उस कोड को उठाएंगे जो आपने राइट द प्रोग्राम कोड में लिखा हुआ है, उसको आप फॉर एग्जांपल अगर आप वो C++ में आप उसको लिखना चाह रहे हैं तो आप विजुअल C++ टेक्स्ट एडिटर खोलेंगे और उसमें आप प्रॉपर लैंग्वेज के सेंटेक्स को फॉलो करते हुए आप वो कोड लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप उसको एग्जीक्यूट करके अपने आउटपुट को ले लेंगे। लेकिन जो राइट द प्रोग्राम कोड में आप कोड लिख रहे हैं वो आप किसी भी सेंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली आप एक रफ कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। देन देयर इज द फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है, अब हमने देखा था कि जो कंप्यूटर सोल्यूशन है उसमें आपके पास फ्लो चार्ट आ रहा है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक और द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। जो आप सोल्यूशन प्रॉब्लम का दे रहे थे उसको एक लॉजिक की फॉर्म में उसकी जो लॉजिक थी उसको आप जब डायग्रामेटिक फॉर्म में लेके आते हैं तो वो बेसिकली आपके पास फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट में आपके पास वेरियस सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम फ्लो चार्ट को बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकें या हम एक प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहला जो हमारे पास सिंबल है दैट इज दी टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल बेसिकली क्यों यूज करते हैं, एक प्रोग्राम को जब स्टार्ट करना है या एक प्रोग्राम को जब एंड करना है तो आपके पास टर्मिनल आता है। फॉर एग्जांपल आप एक फ्लो चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, जब आप उसको एंड करें तब भी आप उसको टर्मिनल से एंड करेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि आपने अगर कोई इनपुट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, आउटपुट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप उसके लिए बेसिकली इनपुट आउटपुट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इंटीजर बी, आप आउटपुट वेरिएबल में आप इंटीजर बी सी डी ले रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट को डिक्लेयर करने के लिए आप उसके लिए ये वाला सिंबल बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे। टर्मिनल इनपुट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम और एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। देन देयर इज द प्रिपरेशन ब्लॉक। प्रिपरेशन ब्लॉक का मतलब क्या है कि
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 1 आपने करना है, तो वो बेसिकली आप प्रिपरेशन ब्लॉक में कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो आप उसको बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर करेंगे। अगर आपने प्रोसेस रन करना है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंटीजर a b डिक्लेयर किया है और यहाँ पे आपने a को b वैल्यू दे दी है, b को भी वैल्यू दे दी है, प्रोसेस में आप उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जो आपकी लॉजिक है प्रोग्राम की वो बेसिकली प्रोसेस में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कंप्लीट जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे वो आप इस ब्लॉक के अंदर कर होते हैं। मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप इस ब्लॉक के अंदर करेंगे, अगर आपने एडिशन करनी है तो भी इस ब्लॉक के अंदर करेंगे। जो भी आपने प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए होते हैं यहाँ पे, जो भी आपने उनकी प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है वो आप इस ब्लॉक के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। देन देयर इज दी डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का मतलब क्या है कि आपने अगर कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल्स टू 1 तो डू दिस, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1 डू दिस। तो इफ a इज इक्वल्स टू 1 वाला डिसीजन आप इस डायमंड के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिसीजन बॉक्स आ जाता है। देन देयर इज दी, ये आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनको आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट सिंबल है, प्रिपरेशन सिंबल है इनिशियलाइजेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस है, डिसीजन के लिए आपके डायमंड शेप है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फ्लो चार्ट शो किया गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, इसमें आप देखें तो आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले स्टार्ट है, मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल के थ्रू आप स्टार्ट करते हैं। फिर आपके पास क्या है कि आपने इनपुट नंबर है, देखें आपने इंटीजर टाइप नंबर ले लिया है, ठीक है। उसको आपने एक वैल्यू दे दी है x इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल आप एक नंबर, फॉर एग्जांपल यूजर नंबर यहाँ पे 2 एंटर करता है, आप 2 का टेबल लिख रहे हैं। अगर 3 नंबर एंटर करें तो आप 3 का टेबल के लिए फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जनरली फ्लो चार्ट बना रहे हैं, किसी भी नंबर, किसी भी टेबल का या किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल आप बना रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपने x इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया। टेबल बेसिकली क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें आपका नंबर कांस्टेंट रह जाए, जिस नंबर का आप टेबल बना रहे हैं वो नंबर कांस्टेंट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये नंबर है जिसका आप टेबल बना रहे हैं। x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, x आपका चेंज हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, x को आपने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। और इनपुट, अब टेबल बेसिकली क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय x, मतलब अगर टेबल आप 2 का बना रहे हैं तो आपका नंबर के अंदर 2 सेव होगा, तो 2 इंटू 1 आपके पास पहले आ जाएगा। 2 इंटू 1 का मतलब क्या होगा, इज इक्वल्स टू 2, टेबल में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। इस वैल्यू का आप प्रिंट कर देंगे। इस वैल्यू का प्रिंट करने के बाद x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 हो रहा है, मतलब क्या, x की वैल्यू पहले 1 थी, अब x की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब आपने यहाँ पे डिसीजन लिया है। डिसीजन का मतलब क्या है, इफ x इज लेस देन 20 तो आपने तब तक आपका टेबल बनता रहेगा, मतलब टोटल जो आपका टेबल की लेंथ है वो 20 तक जाएगी, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 2 हो गए तो वापस लूप में जाएगा और वापस यहाँ पे 2 इंटू नंबर आपने क्या था, सेव किया था 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट वैल्यू चेक होगी, लेस देन 20 है तो दोबारा से वो टेबल आपके एग्जीक्यूट होगा। और जब आपके पास x लेस देन 20 हो जाएगा देन आपके पास फॉल्स, मतलब आपका टेबल एंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट लॉजिक है, ये एक फ्लो चार्ट आपके पास बन गया है। इस तरह से आप बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहे होते हैं। एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, इसका आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। देन देयर इज दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिकली मतलब क्या है कि आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेजेस, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं जिनको आप बेसिकली यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म। मतलब क्या कि आपके पास लैंग्वेजेस में, एक लैंग्वेज में एक काम को करने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए। अब आप देखें ये आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं
इनको आपने जब एग्जीक्यूट करना है तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आपके पास लेके आएंगे तो बेसिकली आप इन्हीं या आपने जो स्टेप्स यहाँ पे देखे हैं ना, इन्हीं को बेसिकली आप इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस को आप प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो कर रहे होते हैं, वो एक लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जिनको आप ओबे कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद अ कंप्यूटर। मतलब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, आप लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हैं एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम। मतलब क्या कि आपने जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसको बेसिकली आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जब आप सेट ऑफ रूल्स को ओबे करके लिखते हैं उसी फ्लो चार्ट को या उसी एल्गोरिथम को, तो वो आप बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं। It provides a linguistic framework for describing computations। मतलब जब भी आपने computations करनी है या जो calculations करनी है, उसके लिए आपके पास एक लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है, ये एक प्रोग्राम का फ्रेमवर्क होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। मतलब अगर आपके पास विजुअल C++ है तो वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप C और C++ की जावा की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। .NET का फ्रेमवर्क है तो आप .NET की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनमें आप कोई ना कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। Computer cannot use human languages and programming languages in the binary languages of, मतलब कंप्यूटर सिर्फ आपके पास जो अंडरस्टैंड कर सकता है वो आपके पास सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है, वो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो आपके पास जो डिफरेंट कोड्स हैं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उनको हम लो लेवल लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड में आप उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास बेसिकली आ जाता है बाइनरी 1 और 0 की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके पास मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी भी करवा चुकी हूँ। आपके पास मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज के मशीन कोड्स की फॉर्म में होते हैं। अगर आपने एडिशन करनी है तो आपके पास एडिशन के लिए डिफरेंट कोड होगा जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या आपने रेपिटेशन करनी है, या आपने डिसीजन लेना है, तो वो सारे के सारे मशीन कोड्स आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। मशीन कोड्स का मतलब क्या है कि जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब 1 और 0 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। असेंबली लैंग्वेज में आपके पास थोड़े से मिमोनिक कोड्स आ जाते हैं। मतलब आपके पास अब ऐड की, मतलब जो आप मशीन लैंग्वेज में आप ऐड की जगह 1 और 0 लिख रहे हैं, आप 1 और 0 की बजाय आप ऐड यूज़ कर लेंगे असेंबली लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज कम्प्लीटली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, आप कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, सो वी कैन स्किप दिस स्लाइड्स के मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, पहले भी आपको मैं बता चुकी थी। अच्छा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में बेसिकली क्या है कि आपके पास क्या क्या एक कोडिंग के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्टेप्स में जो मैंने आपको बताया है ना, एक्चुअली ये वो चीज़ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने सीक्वेंस सिलेक्शन और रेपिटेशन एक कोड के अंदर आपने इसको देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब अगर आपने सीक्वेंस में जो कोड लिखा हुआ है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बेसिकली सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, अगर आप इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं कोड के अंदर, इफ कंडीशन इज ट्रू डू दिस, इफ कंडीशन इज फॉल्स डू दैट, तो वो बेसिकली आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। रेपिटेशन क्या है, अगर आप बेसिकली एक ही लूप को आप एक कंडीशन ट्रू होगी है तो 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो, तो वो जो 10 टाइम्स आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं तो वो बेसिकली आप लूपिंग कर रहे हैं, आप रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, टॉप डाउन डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेज में डिवाइड करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होती है, ठीक है। कॉलिंग मेथड्स, फंक्शन, प्रोसीजर, सब रूटीन्स का मतलब क्या है कि आप अपने कोड के अंदर या आपको जो भी कोई कोड है, ये आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें आप डिफरेंट फंक्शंस को, प्रोसीजर्स को, सब रूटीन्स को, मेथड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या है कि आपको बस एक लैंग्वेज में या एक प्रोग्रामिंग में बेसिक चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, आपके पास बेसिक स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। आपके पास सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, आपके पास कंडीशनल एग्जीक्यूशन भी हो सकती है, आपके पास रेपिटेशन भी हो सकती है, आपके पास टॉप डाउन डिज़ाइन भी हो सकता है, आपके पास फंक्शंस, रूटीन्स, सब रूटीन्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें तो आप जो हम डिफरेंट कोडिंग कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं
वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस भी आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हमने देखा है, तो उसमें हमारे पास क्लास भी हो सकती है, मतलब सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, रेपिटेशन भी हो सकती है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट भी हो सकती है, कॉलिंग मेथड्स भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब क्लास और ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, अब क्लास बेसिकली क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली, अब सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट क्या है कि आप एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं आप, तो वो प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास क्या होगा, आपके पास उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट नो हाउ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक पर्सन, ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए पर्सन। अ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट। अब एक पर्सन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, उसका नेम होगा, उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, तो वो बेसिकली उस पर्सन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसी तरह आपके पास ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फिर वो पर्सन कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो बेसिकली एक मेथड होगा, ठीक है, मतलब एक फंक्शन होगा, वो मेथड के अंदर आपने डिफाइन किया होगा। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं और उसके मेथड्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। और अब आपको ऑब्जेक्ट इंस्टेंस का पता हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास एक कार है, ठीक है। अब वो कार, अब एक ऑब्जेक्ट आपके पास एक कार है। अब कार की आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कार के कलर कौन से है, मॉडल कौन सा है, इंजन क्या है, ये सारी आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब वो कार कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकती है, वो आप कार पे ड्राइविंग कार ड्रिवन भी हो सकती है, ठीक है। कार में और डिफरेंट फंक्शंस भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो जो एक्शंस परफॉर्म कर रही है कार, वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो उसका मेथड है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट आपके पास कार आ गई और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गए और उसके डिफरेंट एक्शंस आ गए। एक्शन बेसिकली क्या होगा, मेथड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बेसिकली क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक यूनिट है। एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बेसिकली कैसे करती है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास बेसिकली क्या है अच्छा, क्लास बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक जो क्लास है वो ब्लूप्रिंट होती है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये एक आप कह सकते हैं कि आपके पास एक टेम्पलेट होती है। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक क्लास के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलरेडी आपके पास एक क्लास होगी, उसमें आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक क्लास के अंदर, मेथड्स होते हैं एक क्लास के अंदर। सो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। क्लास क्या स्पेसिफाइज द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होती है और उसके मेथड्स के बारे में बात होती है। एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में बात होती है क्लास में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, अब आपके पास क्या है, क्लासेस हैं। क्लासेस क्या है, डॉग्स आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है। अब डॉग आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और डिफरेंट मेथड्स भी होंगे। तो वो बेसिकली आपके पास एक क्लास की आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी है। ऑब्जेक्ट क्या है, वन डॉग, ठीक है, मतलब क्लास क्या है, ऑल डॉग्स। ऑब्जेक्ट आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, वो वन डॉग है, ठीक है। अब वन डॉग की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और उसके मेथड्स भी आपके पास होंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या है, लास्ट स्लाइड क्या है कि आपने किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपने किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या आता है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम,
ठीक है। देन डिवाइज अ गुड प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट द प्लान, इवेल्युएट द सोल्यूशन। मतलब आपके पास 4 स्टेप्स हैं। एक पॉलिस के थ्रू आपके पास 4 स्टेप्स एक साइंटिस्ट ने दिए हैं, जिनमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। डिवाइज अ गुड प्लान टू सॉल्व, आपने स्टेप्स लिखने हैं कि आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है कि जो आपने प्लान बनाया था, आपके पास इधर वो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं। अगर तो हो रहे हैं फिर आप उसको इवेल्युएट करेंगे कि आपने जो सोल्यूशन दिया है इधर वो बेनिफिशियल है या नहीं। अगर तो वो बेनिफिशियल है तो मतलब आपने अपने प्रॉब्लम को एक लैंग्वेज के थ्रू रिजॉल्व कर लिया। इवेल्युएट का मतलब क्या है कि आपने टेस्टिंग और डिबगिंग करनी है। इम्प्लीमेंट प्लान का मतलब क्या है कि आप उसको कोड लिखने हैं। डिवाइस अ गुड प्लान का मतलब क्या है कि आप उसका एल्गोरिथम लिखें। अंडरस्टैंड का प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सो बेसिकली यहाँ पे आपका लेक्चर और मिड टर्म का कोर्स खत्म हो रहे हैं, जिसमें आपके पास हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखे, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फंडामेंटल्स को देखे। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मस्ट और इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखा है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास मिड टर्म का कोर्स खत्म हो रहे हैं एंड नाउ आप इसके बाद जब आपका पेपर होगा मिड टर्म का, उसके बाद हम फाइनल टर्म के कोर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर आपको लेक्चर में से इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो यू कैन आस्क मी।